Hello, my dear students. Welcome back to, yes, chapter number 10. Welcome back to the world of economics. Welcome back to chapter number 10. Welcome back to the same topic, budget. Today, we will do types of deficits in a budget. अब budget में डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है, ये हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में किया था. मगर डेफिसिट बजट जो होता है ना, उसमें टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स बजट होते हैं. अब आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. ना बजट can be balanced or unbalanced between total income and total expenditure. An unbalanced budget can have a surplus or deficit. Yes, this is what we have already done in previous classes. The types of deficits in a budget with specific reference to India. Yes, as far as our country is concerned, types जो है deficit budget के वो बताए गए हैं. पहला है revenue deficit. Now, revenue deficit arises when total expenditure of the government on revenue, that is current account, is more than total receipts of the गवर्नमेंट ऑन द रेवेन्यू अकाउंट. अब नाम से ही मालूम चल जाता है रेवेन्यू डेफिसिट है, इट मीन्स इट विल डील विथ द दैट इज रेवेन्यू अकाउंट, दैट इज करंट अकाउंट. अब यहाँ पे जब गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट है, रेवेन्यू करंट अकाउंट है, यहाँ पे जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, दैन इट इज़ नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट्स. रेवेन्यू अकाउंट कंटेन्स करंट ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. वी ऑल नो रेवेन्यू अकाउंट में करंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं. एंड अ डेफिसिट इन दिस अकाउंट इन a simple sense means that the government is not able to meet its routine expenditures. Simply और अच्छे से हम अगर इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं, जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो मीट नहीं कर पा रही है. कहाँ से? ऑब्वियस अपने इनकम्स में से, करंट इनकम में से. हाँ, दिस शोज इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी. इससे ये प्रूव होता है कि गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है. सच अ डेफिसिट कैन बी मेट बाय ग्रेटर बोरोइंग्स ऑन कैपिटल अकाउंट. अब इसको हमें कंपनसेट करने के लिए जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ से हमें काम करना होगा. सच अ डेफिसिट कैन बी मेट बाय ग्रेटर बोरोइंग्स ऑन द कैपिटल अकाउंट. Now let us move on to the next one, that is budgetary deficit, the second one. When the total expenditure, that is current as well as capital. अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई. हाँ, करंट भी आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी आ गया. ग्रेटर देन द टोटल इनकम, दैट इज करंट एज वेल एज द कैपिटल इन अ बजट, दैन budgetary deficit is said to have arisen. यानी कि यहाँ पे दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं. करंट एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंसेस जब ज़्यादा होते हैं करंट एंड कैपिटल इनकम्स से, तो उसे हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट इनकर्स डेफिसिट financing, that is borrows from RBI to meet this deficit. अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट हुआ, बजटरी डेफिसिट हुआ, तो वो बोरो करेगी आरबीआई में से टू मीट द डेफिसिट. एंड स्टेट गवर्नमेंट बोरोज मोर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट. और अगर यही सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट के बजट में होती है तो वो बोरो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड इसको ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा. The third one, that is fiscal deficit. The borrowings of a budget of a government from the market are considered as income. Yes, borrowings ये भी हमने पहले देखा था. जब गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट में से, उसे हम इनकम कहते हैं ऑन द कैपिटल अकाउंट. However, this is a debt created by the government and must not be included as a source of income. अभी this is actually a debt. ये एक तरह से burden है गवर्नमेंट पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बोरोइंग्स है तो बाद में आज नहीं तो कल तो पे करना ही होगा. तो इसीलिए बोला गया है कि it must not be included as a source of income. Hence, if market borrowings are included in budgetary deficit, then we get
Hence, if market borrowings are added in the budgetary deficit, yes, अगर budgetary deficit में हम लोग मार्केट बोरोइंग्स जो है वो ऐड कर देते हैं तो हमें फिस्कल डेफिसिट मिलता है. यस, जो हम लोगों ने सेकंड नंबर पे स्टडी किया उसमें हम मार्केट बोरोइंग्स ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे तो हमें फिस्कल डेफिसिट मिलेगा. फिस्कल डेफिसिट इज देयरफॉर हायर देन बजटरी डेफिसिट. तो ऑब्वियस ही बात है फिस्कल डेफिसिट की जो वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगा वो बजटरी डेफिसिट से ज्यादा रहेगा. ना ओवर हियर हमें फॉर्मूला बताया गया है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग्स. Now let us move on to the last one, that is primary deficit. This is a relatively new concept in Indian budget. Yes, ये नया concept है. Primary deficit is obtained after deducting interest payments from fiscal deficit. अब fiscal deficit में से जब इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो डिडक्ट कर दिया जाए, वो माइनस कर दिया जाए तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा. इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. यस, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सरकार के खर्चों में. बट दीज आर नॉट एक्सपेंडिचर्स यू actually incurred on current activities but are inevitable burden to be paid for accounts borrowed in the past, for the amounts borrowed in the past, या जो accounts हमें पहले बताते हैं borrowings के बारे में. So yes, जो interest गवर्नमेंट पे करती है, जो पहले उसने अमाउंट बोरो किया हुआ होता है, वी ऑल नो बोरो किया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इनएविटेबल है, ये एक बर्डन है. सो यस, वो चीज़ हमको इधर बताई गई है. एंड दूसरा एक चीज़ बताया गया है कि दीज आर नॉट एक्सपेंडिचर्स एक्चुअली इनकर्ड ऑन करंट एक्टिविटीज़. ये करंट एक्टिविटीज़ पे खर्चे नहीं होते हैं बट आर इनएविटेबल बर्डन to be paid for the amounts borrowed in the past. Hence, this concept of deficit takes out interest payments from fiscal deficit. So, hence, yes, ये जो concept है of deficit takes out interest payments from fiscal deficit. Interest payments को यहाँ पे importance दिया गया है. This concept doesn't have policy significance. इस concept का इतना ज़्यादा पॉलिसी में सिग्निफिकेंस जो है, इम्पॉर्टेंस जो है वो नहीं है. एंड स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियर with my today's short and sweet topic, and with this I'm done with the chapter also. Thank you.